हेलो स्टूडेंट्स। तो देखें हम आज नया चैप्टर हम शुरू करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें देखो क्या है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो प्रॉपर्टीज़ है फिज़िकल, केमिकल और इनके कुछ कंपाउंड्स वो हमें स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक में ग्रुप 1 इसको स्टडी करें। तो ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम ये है, ठीक है। और इनमें फ्रेंशियम जो है ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब देखो इनके लिए हम कुछ पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इनकी। अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें, जनरल प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीजेस डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। क्यों इंक्रीज करता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि एक पीरियड नीचे आने पे क्या होता है, एक शेल बढ़ जाती है, तो शेल के बढ़ने से रेडियस इंक्रीज होता है। दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी ये क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, ठीक है। ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट तो ऐसे हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर तीसरा इनका अगर हम एप्लीकेशन देखें तो क्या है, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम इनकी देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छा याद आ रहा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन का एमिशन। तो ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है, वो शो करता है जिनमें आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो इसलिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। तो किस कारण से लिख लेते हैं, ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इनकी फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट क्या है, ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल इन प्योर स्टेट, ठीक है। प्योर स्टेट में ये सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है and can be cut with a knife, ठीक है। नाइफ से इसे हम कट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझे, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन की ज़रूरत है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि एल्कली मेटल्स जो है एक तो मेटल है, ठीक है। मेटल इनके साथ वर्ड जो जुड़ा हुआ है, एक तो मेटल। साथ ही साथ हम क्या बोल रहे हैं कि दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, ठीक है। जैसे चाकू से हम काटेंगे तो बहुत इजीली जो है वो उसे हम कट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो है वो हमें कॉन्ट्रडिक्शन लग सकता है, क्योंकि जनरली हम मेटल को एसोसिएट करते हैं हार्डनेस से। अगर आप मेटल वर्ड यूज़ करेंगे तो दिमाग में आपके क्या आएगा, कोई हार्ड चीज़ आएगी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, हम मेटल भी बोल रहे हैं और हम ये भी बोल रहे हैं कि ये सॉफ्ट है। तो एक तो ये जानना ज़रूरी है कि ये सॉफ्ट क्यों है, एल्कली मेटल्स जो हम बोल रहे हैं ये इतना सॉफ्ट क्यों है, एक तो ये जानना ज़रूरी है। दूसरा, एल्कली मेटल के लिए जैसे ये लिथियम से लेके हम जो सीजियम, फ्रेंशियम, चलो फ्रेंशियम को कंसिडर नहीं करते, रेडियो एक्टिव है, लेकिन ऊपर से नीचे हम आएंगे लिथियम से सीजियम तक, तो हार्डनेस का क्या होगा, मतलब ऊपर से नीचे हम आएंगे तो हार्डनेस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, मतलब कौन सबसे ज़्यादा हार्ड है, कौन सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा हमें इसमें थोड़ा और एनालिसिस की ज़रूरत है कि ये सॉफ्ट क्यों है, ठीक है, मतलब मेटल होते हुए भी सॉफ्ट क्यों है। अब देखो कोई भी सब्सटेंस जो है वो हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है, जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है या इंटर पार्टिकल फोर्सेस हम बोले, वो किस प्रकार के हैं। अगर इंटर पार्टिकल फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो सब्सटेंस क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जैसे डायमंड है, डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड है। क्यों एक्सट्रीमली हार्ड है, क्योंकि उसमें जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है, जो नेटवर्क है उसका, वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है।
तो अब अगर यहाँ पे हम जैसे बात करें, हम एल्कली मेटल की बात कर रहे हैं, तो अगर ये इनकी चलो हार्डनेस सॉफ्टनेस जो भी है, हमें ये देखना ज़रूरी है कि इसमें इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो है वो किस टाइप के हैं, तभी हम उनकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस को और एनालाइज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या हम कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कौन ज़्यादा हार्ड होगा कौन ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो यहाँ पे जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है, जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस है, वो क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग का होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो अब थोड़ा सा हमें मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में जानना पड़ेगा अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी हार्डनेस का क्या कारण, इनकी सॉफ्टनेस का क्या कारण है। तो हमें मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ा सा समझने पड़ेगी कि मेटेलिक बॉन्डिंग है क्या, क्योंकि इसमें जो इंटर एटॉमिक जो फोर्सेस है वो कौन सा, ये मेटेलिक बॉन्डिंग वाला ही। तो मेटेलिक बॉन्डिंग है क्या, इसे हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसे हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखो, हम मेटेलिक बॉन्डिंग को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने मेटेलिक बॉन्डिंग को डिफाइन किया है कि 3 डायमेंशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर और कैंडल, कोर और कैंडल एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। तो अब यहाँ पे देखो नया वर्ड जो आया है, ये कोर और कैंडल, अब इसको समझना पड़ेगा। तो देखो कोर या कैंडल क्या है, इसे भी हम लिख लेते हैं, कोर और कैंडल क्या है, स्पीशी फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोर और कैंडल, ठीक है। देखो समझे से, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम उन सबको हटा दें, सभी को अगर हम हटा दें, तो जो बचेगा उसे बोल देते हैं कोर या कैंडल, ठीक है। कैटायन वर्ड भी हम यूज करते हैं, ठीक है। कैटायन क्या है, कैटायन और कोर में देखो अंतर क्लियर होना चाहिए। कोर के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव होने चाहिए। ऐसे समझो जैसे मैग्नीशियम है, Mg+ है, ये कैटायन तो है लेकिन ये कोर नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो जो बचेगा उसे कोर बोलेंगे। तो अंतर क्लियर हो रहा होगा कि कोर क्या है, कैटायन क्या है, ठीक है। कोर के लिए क्या जरूरी है कि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकलना जरूरी है, जबकि कैटायन के लिए क्या, कितने भी इलेक्ट्रॉन निकले वो कैटायन बनेगा, ठीक है। अब देखो समझे, यहाँ पे ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग हमने लिखी वो है क्या, देखो समझे इसे, जैसे मान लो क्या है, ये एक मेटल का पीस है, एल्कली मेटल का पीस जो है, एक टुकड़ा हमने लिया वो ये है। अब देखो होता क्या है, इसमें जितने भी एटम होते हैं, जितने भी इसमें एटम है, वो क्या करेंगे, अपने सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो कोर बना लेंगे। जैसे एल्कली मेटल की हम बात कर रहे हैं, तो एल्कली मेटल की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते, तो हर एटम ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कोर बना लिया। तो ये कोर ये हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज हमने दिखाया ये क्या हो गया, कोर हो गया। ठीक है, ये कोर है, ये कोर है, कोर या कैंडल जो भी हम बोले, ठीक है। अच्छा, अब कोर कैसे बना, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलने से बना। अभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो ये जो मॉडल है इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल मतलब हुआ क्या कि जितने भी एटम थे सबने क्या किया, अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो जो इलेक्ट्रॉन निकले उन्होंने क्या कर लिया, एक सी बना लिया, एक सी बना लिया, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन का सी बन गया
और उसी सी में क्या है, ये जो कोर है या जो कैंडल है वो इमर्स्ड है, वो डूबे हुए हैं। ठीक है, नजर आ रहा होगा सबको, विजुलाइज कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब खुद देखो, विजुलाइज करें कि एक इलेक्ट्रॉन का सी है, उसमें क्या है, कोर इमर्स्ड है या डूबे है। तो क्या होगा, मतलब कोर को चारों तरफ से कौन सराउंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहा है। ठीक है, तो कोर को चारों तरफ से, ये तो हमने 2D में बनाया है, तो एक्चुअली में 3D में होगा ना, 3 डायमेंशन में होगा। तो कोर को चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक 3 डायमेंशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। 3 डायमेंशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा किसके बीच में, बिटवीन कोर, पॉजिटिवली चार्ज कोर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3 डायमेंशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम बोल देते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। अब देखो डेफिनेशन समझ में आ रही होगी, जो डेफिनेशन में लिखी कि 3 डायमेंशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज कोर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये क्या हो गया, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। अब स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो लिख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दो चीजें हो गई, एक तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे मान लो ग्रुप 2 के हैं, ग्रुप 2 के हैं, तो उनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें जो कोर बनेगा उसके ऊपर क्या होगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा। एल्कली मेटल में हमने 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिखाया क्योंकि उनकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, कोर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन, एक तो ये हो गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात सबको समझ में आ रही है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज। अब समझ सकते हैं, साइज जितना छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। साइज छोटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो क्या हो जाएगा, मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा। तो दूसरा हो गया साइज, तो हम लिखेंगे कि स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। जिसका साइज छोटा उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा। बात सबके समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम ये तो हमने मेटेलिक बॉन्डिंग समझ ली। अब हम वापस अपने ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है उस पर आते हैं। जैसे ये हम क्या बात कर रहे थे कि जो एल्कली मेटल है वो सॉफ्ट क्यों है। सॉफ्ट होने का मतलब क्या हो गया, उनमें जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे। इंटर एटॉमिक फोर्सेस यहाँ पे हमने क्या बोले, कौन से, मेटेलिक बॉन्डिंग है, मतलब इनमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो अब इनमें वीक मेटेलिक बॉन्डिंग क्यों है, क्यों वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है, क्योंकि दोनों ही फैक्टर जो है वो इनके लिए अनफेवरेबल है। क्यों अनफेवरेबल है, देखो हमने क्या लिखा कि मेटेलिक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें क्या है, मिनिमम है। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिनिमम कितने हो सकते हैं, 1 है, वो इलेक्ट्रॉन इनमें, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें मिनिमम है। ठीक है, जितने कम हो सकते हैं। साइज जो है वो इनका मैक्सिमम है। एल्कली मेटल का हम जानते हैं कि अपने पीरियड में साइज क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो साइज मैक्सिमम, तो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक। तो दोनों ही फैक्टर क्या कर रहे हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, alkali metals have weak metallic bond due to their large size and presence of only one valence electron। ठीक है, इस कारण से इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो वीक हो जाती है।
ठीक है, तो ये बात तो चलो हमने समझ ली कि एल्कली मेटल जो है वो सॉफ्ट क्यों है। ठीक है, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है, तो हेंस दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट, दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट। ठीक है, अच्छा दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि ऊपर इनका आपस में कौन हार्ड होगा और कौन सॉफ्ट होगा, मतलब ऊपर से नीचे आने पे हार्डनेस सॉफ्टनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। तो देखो ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहे। ठीक है, साइज क्या हो गया, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ा, तो साइज अगर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ा तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, और कम होती जाएगी। एक तो देखो वैसे ही कम थी मेटेलिक बॉन्डिंग, अब क्या होगा ऊपर से नीचे आने पे और ज़्यादा कम होती जाएगी, तो ऊपर से नीचे आने पे और ज़्यादा कम होती जाएगी, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, तो लिख लेते हैं एज द साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पे स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी, मतलब हार्डनेस डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हार्डनेस ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगी, या फिर सॉफ्टनेस हम बोले इंक्रीज करेगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से देखो हम समझ सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड हो गया, रिलेटिवली लिथियम जो है वो सबसे हार्ड हो गया। ठीक है, अच्छा चलो, और अब बाकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगा, कारण सेम वही। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपस में इंटर एटॉमिक फोर्सेस लग रहे हैं, तो ऊपर से नीचे कम हो रहा है, मेटेलिक बॉन्डिंग कम हो रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। देखो जैसे सीजियम और फ्रेंशियम होते हैं, सीजियम और फ्रेंशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी कम इनका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक, तो ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज हो रहा है। फिर हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन हम डिफाइन कर चुके हैं। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या है, ये है, इसमें जो एनर्जी देनी है। ठीक है, एक मोल, इसको एक मोल गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देनी है, तो ये भी क्या होगा, इसी मेटेलिक बॉन्डिंग के ऊपर ही डिक्रीज के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो इस चैप्टर में ये चीज़ ध्यान रखनी, जो मतलब जैसे इनफैक्ट जब हम ग्रुप की स्टडी करते हैं तो यही हमें ध्यान में रखना है कि ऊपर से नीचे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का किस तरीके का वेरिएशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी, डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पे डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, एक्सेप्ट पोटेशियम इज लेस डेंस देन सोडियम। मतलब सीक्वेंस क्या हो गया, लिथियम फिर पोटेशियम फिर सोडियम फिर रुबिडियम फिर सीजियम, ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हो गया हमारा, डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट अब लिखें कलर ऑफ सॉल्ट, या इनके सॉल्ट का कलर क्या होगा। देखिए अब अगर आप थोड़ा सा ऐसे ही अगर आप ऑब्जर्व करें, थोड़ा सोचें, तो एल्कली मेटल के सॉल्ट्स के बारे में अगर आप सोचेंगे तो जनरली वो क्या होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, मतलब कलरलेस। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट है, कलरलेस होता है। आप और भी कोई और सॉल्ट सोचें जो एल्कली मेटल का हो, पोटेशियम क्लोराइड हो, रुबिडियम क्लोराइड हो, रुबिडियम फ्लोराइड हो, ठीक है, सीजियम क्लोराइड हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कलरलेस ही होते हैं। ठीक है, तो मतलब
मोस्ट, सारे तो हम नहीं बोल सकते, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ एल्कली मेटल आर कलरलेस। तो लिख लेते हैं मोस्ट ऑफ द सॉल्ट ऑफ एल्कली मेटल आर कलरलेस। कलरलेस का मतलब क्या हो गया? वाइट। ठीक है, तो अब क्या कारण हो सकता है इसका? अगर हम बोल रहे हैं कि सारे के सारे सॉल्ट कलर लेस हैं, तो कुछ ना कुछ कॉमन एक्सप्लेनेशन इनके लिए होना चाहिए। तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है? तो देखिए, समझे से देखो, कलर जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि कलर कब आता है। कलर कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल हो सके। जैसे ये चीज़ हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस की थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल होता है तो उस कारण से कलर आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल स्टेट होती है तो वापस ग्राउंड स्टेट में लौटता है। तो वो क्या होगा? एनर्जी को लूज करेगा, वही एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? कलर की फॉर्म में मिलती है। मतलब कलर होने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेबल होना जरूरी है। ठीक है, अब एल्कली मेटल के लिए क्या है? देखो, एल्कली मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें एल्कली मेटल क्या है? M+ फॉर्म में है। M+ फॉर्म में है तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है? NH2NP6 ये कन्फिग्रेशन है। NH2NP6 ये कन्फिग्रेशन है, तो ये कैसा कन्फिग्रेशन है? स्टेबल कन्फिग्रेशन है। अब देखो क्या है, अब कलर आने के लिए क्या जरूरी है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन तो होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए क्या 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 करना पड़ेगा? पहले तो ये स्टेबल कन्फिग्रेशन को तोड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करना पड़ेगा और फिर उन्हें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। अब है क्या कि विजिबल लाइट के पास इतनी सारी एनर्जी नहीं होती है कि वो ये सारा काम कर सके। ठीक है, कि वो मतलब कन्फिग्रेशन को तोड़े भी, इलेक्ट्रॉन को अनपेयर भी करे और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाए। विजिबल लाइट के पास इतनी सारी एनर्जी नहीं होती है। इस कारण से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन विजिबल लाइट में पॉसिबल नहीं होता है, और विजिबल लाइट में पॉसिबल नहीं होगा तो क्या होगा? वो कलर हमें दिखाई नहीं देगा, मतलब वो कलरलेस होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं कि एल्कली मेटल cations have stable NH2NP6 configuration in their salt. Hence, a large amount of energy is required to break this configuration, and excite the electron from नहीं, एक चीज़ रह गई, to break this configuration unpair the electrons and move them from ground state to excited state। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी हैं। विजिबल लाइट does not have so much of energy, hence these salts are generally colorless। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही होगी, लिख लें इसे। ठीक है, तो ये अब देखो, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एल्कली मेटल के सॉल्ट्स कलरलेस हो। ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट भी होते हैं जिनमें कलर होता है, जैसे एग्जांपल है K2Cr2O7, KMnO4, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड।
तो इन सब में कलर होता है, लेकिन इन सब में जो कलर है वो किसके कारण है? एनायन के कारण है। कैटायन का उसमें कोई रोल नहीं है भाई। साथ साथ कैटायन के साथ साथ एनायन भी तो है, तो एनायन के कारण भी तो कलर आ सकता है। तो इनमें एनायन के कारण कलर आता है। तो मतलब ये जो हमने पॉइंट लिखा कि कैटायन के कारण कोई कलर नहीं आएगा, कोई कलर आ रहा है तो फिर वो किसके कारण? एनायन के कारण आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन, फ्लेम में कैरेक्टरिस्टिक कलर शो करते हैं। फ्लेम टेस्ट जिसे बोलते हैं, बेसिकली इनका कलर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। तो उस कलर के आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब कलर को आइडेंटिफाई करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो जो कलर है पहले तो वो लिख लेते हैं। लिथियम के लिए क्रिम्सन रेड, सोडियम के लिए गोल्डन येलो, ठीक है। पोटेशियम के लिए लाइलैक कलर, लाइलैक कलर हो गया। और रुबिडियम के लिए हो गया वॉयलेट, और सीजियम के लिए हो गया ब्लू वॉयलेट, या कहना चाहिए हाँ ब्लू वॉयलेट, चलो लिख लेते हैं ब्लू वॉयलेट। ठीक है, लाइलैक कलर क्या होता है समझ सकते हैं। लाइलैक कलर क्या होता है? लाइट वॉयलेट, वॉयलेट का थोड़ा सा लाइट शेड जो है वो लाइलैक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि भाई ये कलर क्यों शो कर रहे हैं? अभी तो हमने ये पूरी थ्योरी लिखी कि भाई अल्कली मेटल जो है वो कलर नहीं शो करेंगे। तो देखो हमने ये तो लिखा कि कलर नहीं शो करेंगे, लेकिन किस में? विजिबल लाइट में। क्यों? क्योंकि विजिबल लाइट के पास इतनी सारी एनर्जी नहीं थी। अब हम फ्लेम में डाल रहे हैं तो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी ना, तो हमने तो बहुत सारी एनर्जी दे दी। तो जो एनर्जी हमने दे दी अब वो ये सारा काम कर सकती है कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो कन्फिगरेशन को तोड़े, अनपेयर करे और फिर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाए। तो इसलिए क्या है, वैसे तो कलर नहीं शो करते, लेकिन फ्लेम में जो है ये कलर शो करते हैं। तो ये जो फ्लेम कलर है ये देखो याद होना चाहिए कि किस एल्कली मेटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक कलर है। अब देखो एक और चीज़ इसमें समझें। ठीक है, इसमें एक और चीज़ समझें। जैसे हमने क्या किया, सपोज करो कि सबको हमने क्या किया, एक ही एक्साइटेशन एनर्जी दी। ठीक है, हम फ्लेम में डाल रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सबको एक्साइटेशन एनर्जी दे रहे हैं। तो अब सपोज करो कि हमने क्या किया, लिथियम से लेके सीजियम तक सबको एक ही फ्लेम में डाला, यानी कि सबको एक ही एक्साइटेशन एनर्जी दी। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हर केस में क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन उठता है कि किस में इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और किस में इलेक्ट्रॉन नीचे वाली एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। ठीक है, मतलब बात सबको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि किस में इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर जाएगा, किस में इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे ही रहेगा। तो देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कितना ऊपर जाएगा ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब लिथियम के केस में देखो क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। जबकि सीजियम के केस में क्या है, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया है कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि फॉर द सेम एक्साइटेशन एनर्जी, for the same excitation energy, electron rises to the highest energy level, highest energy level in the case of cesium and lowest in the case of lithium।
ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो जो एनर्जी रिलीज्ड है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने पे, जो उसका सीक्वेंस होगा लिथियम में, क्योंकि ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया तो लिथियम में ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी। ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में हम इनमें क्या बोल सकते हैं। देखो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब क्या हुआ कि दूसरे को रिड्यूस करे। हमने क्या बोला था कि दूसरे को रिड्यूस कौन आसानी से करता है? जो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है ना। जो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज होगा वो क्या करेगा? दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जो है वो एल्कली मेटल में बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आसानी से पहुंच सकते हैं। या हम ऐसे बोले, आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म में बात करें, हमने क्या बोला है कि एल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। यानी कि सबसे आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं मतलब सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, और सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं मतलब सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाएंगे। ठीक है, तो एल्कली मेटल जो है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने चलो समझ लिया कि ये जो है वो क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि इन सब में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? तो जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया, हमने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि एल्कली मेटल क्यों अच्छे ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है? क्यों? क्योंकि ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम है। तो अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो हमें अब सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा होना चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, बात देखो समझने की कोशिश करें। हमने ये जो एक्सप्लेनेशन दिया ये दिया ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। हमने बोला क्योंकि एल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो मतलब इनमें ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया। फिर अब सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो? कम हो। अब लीस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है? सीजियम की होती है। ये हम देख चुके हैं, अभी हमने लिखा भी था कि ऊपर से कम होती है। तो लीस्ट आयनाइजेशन जो कि सीजियम की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीजियम को क्या होना चाहिए? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। अब इसको अगर हम थोड़ा सा हम डाटा से कंपेयर करें तो जैसे हमने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में कि रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वही क्या होगा? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका हो गया? किसका हो गया? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लाई करता है। सबसे ऊपर कौन लाई करता है? लिथियम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से क्या होता है? लिथियम क्या होना चाहिए? लिथियम जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये तो हमने क्या किया? आयनाइजेशन जी के बेसिस पे बोला, और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होना चाहिए? लिथियम जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे तो देखो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हमें दिख रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। जो हमारा एक्सप्लेनेशन था मतलब इसमें हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो क्या गलती कर रहे हैं? देखो समझे इसे। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है वो गलत रिजल्ट नहीं दे सकता है। ठीक है, ये तो चीज़ हमें समझनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये सीजियम वाला एक्सप्लेनेशन था इसमें कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हमने गलती कर दी है। क्या हमने गलती कर दी? फिर से हम चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें। जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया उसको फिर से थोड़ा सा सोचें। हमने ये बोला था कि सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसी में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमने डिफाइन की थी किसके लिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए। गैसियस एटम के लिए डिफाइन की थी। तो गैसियस एटम के लिए अगर डिफाइन की थी तो आयनाइजेशन एनर्जी का यूज हम कब करेंगे? अगर रिएक्शन किस में हो रहा हो? गैसियस फेस में हो रहा हो। ठीक है ना, देखो अंतर है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी ये वाली प्रोसेस है।
अब जो रिएक्शन होंगे वो गैसियस फेज में थोड़ी होंगे, ठीक है, वो तो क्या होंगे भाई, एल्कली मेटल सॉलिड हैं, और रिएक्शन जो होते हैं वो एक्वस मीडियम में होते हैं। तो हमें ये वाली प्रोसेस देखनी चाहिए थी। तो हमें जो प्रोसेस देखनी चाहिए थी वो ये वाली प्रोसेस देखनी चाहिए थी। हम क्या देख रहे थे, ये देख रहे थे, ठीक है। हमें ये क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोसेस होती है वो जो भी रिएक्शन होता है वो एक्वस मीडियम में होता है, और ये तो गैसियस फेज के लिए ना, तो प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए जो गलती है। तो पहले तो ये लिख लेते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन बेस्ट reducing agent as it is defined only for isolated gaseous atom. ठीक है, तो हमारे एक्सप्लेनेशन में क्या प्रॉब्लम है तो समझ में आ रही है। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर रिएक्शन गैसियस फेज में हम कराएं तो सीजियम सबसे अच्छा ही होगा। तो एक्चुअल में देखा जाता है कि अगर रिएक्शन को, इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन गैसियस फेज, if the reaction is carried out in gaseous phase, then cesium is best reducing agent। ठीक है, तो इससे भी और कंफर्म होता है कि ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशन जो था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, वो यही प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो चलो ये तो हमने समझ लिया कि सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन तो रह गया ना कि लिथियम ही क्यों है। भाई ये तो हमें डिसाइड करना है ना कि लिथियम ही क्यों है। तो लिथियम ही क्यों है, तो उसके लिए देखो फिर से हम इसी वाली प्रोसेस पे जाए। देखो जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, तो उसका क्या कारण है। देखो समझते हैं। जैसे हमने ये तो देख लिया कि ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है ये डिसाइड करेगी कि कौन सा सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये वाली प्रोसेस के डिसाइड करने का मतलब क्या हुआ, हम ये बोल सकते हैं कि किस एटम के लिए, किस मेटल के लिए ये वाली प्रोसेस सबसे ज़्यादा फिजिबल होगी या सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। जिस भी एल्कली मेटल के लिए ये वाली प्रोसेस सबसे ज़्यादा फिजिबल, सबसे ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, वही क्या होगा, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब प्रोसेस ये कब ज़्यादा फिजिबल होगी या कब ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। अब थर्मोडायनेमिक्स का हम यूज़ करें। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए, फिजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, एनर्जी की लोअरिंग होनी चाहिए। एनर्जी की लोअरिंग होने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, और नेगेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या रूल था कि जितना ज़्यादा लार्ज वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू होगी डेल्टा एच की, उतना ही ज़्यादा प्रोसेस क्या होगी, फिजिबल होगी। याद आ रहा होगा सबको। तो मतलब हम इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच को चेक करें, किसी भी तरीके से हम इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच को चेक करें, और ये चेक करें कि किस एटम के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है। जिसमें नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगा, ज़्यादा फिजिबल या ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करें, थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करें। याद करें, बॉर्न हेबर साइकिल हमने डिस्कस की थी, इसके लिए बॉर्न हेबर साइकिल बनाएं। तो बॉर्न हेबर साइकिल, मेटल सॉलिड से M प्लस एक्वस, तो पहले मेटल सॉलिड से मेटल गैस, फिर मेटल कैटायन, और फिर ये। याद आ रहा होगा सबको। ठीक है, अब ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है, इसमें कौन सी एनर्जी होती है,
सॉलिड से गैस, इसके लिए कौन सी एनर्जी हो गई? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इससे यहां तक के लिए जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी हो गई? आयनाइजेशन एनर्जी। और यहां से यहां तक की जो एनर्जी है वो कौन सी हो गई? हाइड्रेशन एनर्जी। याद आ रहा होगा, गैसियस कैटायन से एक्वस कैटायन, तो एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी। अब हेस लॉ का यूज करें थर्मोडायनेमिक में। हेस लॉ जो हमने बोला था कि डेल्टा एच की वैल्यू सेम रहती है, हम किसी भी पाथ का यूज करके जाएं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच, दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, अब मतलब क्या हो गया? कुल मिला के अब क्या चीज निकल के आ रही है कि जिस भी मेटल के लिए ये डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में सबसे ज्यादा होगी, उसी के लिए ये प्रोसेस सबसे ज्यादा फिजिबल हो जाएगी, यानी कि वही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब ये डेल्टा एच जो है वो इन तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इन तीनों कंपोनेंट को देखें, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये वैल्यू सोचे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव कब होती है? जब एनर्जी रिलीज होती है। पॉजिटिव कब होती है? जब हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हम करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव ही होती है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, डेल्टा एच जो है वो इन तीनों का सम है, जिसमें दो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो अब ये कंपेयर हम कर रहे हैं जैसे लिथियम से लेके सीजियम तक, ये हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके तीनों फैक्टर को समझे। जैसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इन तीनों का सम नेगेटिव में ज्यादा हो। तो नेगेटिव में ज्यादा कब होगा? जब पॉजिटिव वाले कंपोनेंट क्या हो जाए? कम हो जाए, नेगेटिव वाले कंपोनेंट ज्यादा हो जाए। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की जो वैल्यू कम है, जो लीस्ट वैल्यू है, वो किसकी होती है? सीजियम की होती है, ठीक है। अभी हमने लिखा था ऊपर से डिक्रीज करती है, तो ये फैक्टर किसके लिए? सीजियम के लिए फेवरेबल है। आयनाइजेशन एनर्जी ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो किसके लिए कम होती है? सीजियम के लिए कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से डिक्रीज करती है, तो ये दोनों फैक्टर तो सीजियम के लिए फेवरेबल है। अब हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा ये नेगेटिव में होगा। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी? Li प्लस। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो क्या होता है? चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज सेम है तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। Li प्लस का क्या होगा? साइज जो है वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा इसका साइज होता है। तो बहुत छोटा होने के कारण क्या है, लिथियम के लिए हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू हो जाती है हाइड्रेशन एनर्जी की कि लिथियम की हाई हाइड्रेशन एनर्जी जो है लिथियम की हाई सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी को भी ओवरकम कर देते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है, लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो लिख लेते हैं कि लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, बाकी सबके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है कि इतनी हाई वैल्यू है कि वो इन दोनों की पॉजिटिव वैल्यू को भी ओवरकम कर देता है, ठीक है। तो लिथियम ये हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। अच्छा, अब सीक्वेंस क्या होता है भाई? ये तो लिथियम सबसे अच्छा है। अब सीक्वेंस अगर हमें लिखना हो तो लिथियम और रुबिडियम मतलब सीजियम ये सीक्वेंस हो जाता है, ठीक है। अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो ये सीक्वेंस हो जाता है। सीजियम रुबिडियम का सेम है, बाकी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम इनका सेम है, ये हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो हमने सीक्वेंस लिखा है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का सीक्वेंस लिखा है, यही सीक्वेंस किसका होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे रुबिडियम सीजियम का ऑलमोस्ट सेम होता है, 2.9 to 2.93, जरा सा अंतर है,
ठीक है, तो इसलिए हमने इनको अप्रॉक्सीमेटली सेम लिख दिया। तो अब देखो ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है, कि लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिथियम के लिए क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर गया। फॉर अदर आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट करता है, बाकी के लिए ये डोमिनेट कर जाता है, ठीक। वैसे तो सभी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन लिथियम उनमें भी सबसे अच्छा है। तो लिथियम के लिए हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेट किया, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। बाकी सब भी तो अच्छे हैं, लिथियम को छोड़ के, मतलब बाकी सब भी तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो उनके लिए क्या है, ये वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट किया, ठीक है। बात सबको समझ में आनी चाहिए। तो ये देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बची हुई है, उसे हम नेक्स्ट सन पे करेंगे। देखो जैसे पहले भी बोला था, एनसीईआरटी पढ़ते रहें, ठीक है, इस चैप्टर में। वैसे तो एक टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी तो देखो मिनिमम है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इन एनी केस एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। उसके अलावा भी कोई और एक बुक भी पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ना ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले भी बताया हुआ है, टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम निकाल के एनसीईआरटी तो पढ़नी है, साथ ही साथ कोई भी और एक टेक्स्ट बुक जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ें, ठीक है। और बाकी तो प्रॉपर्टीज़ है वो हम नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करेंगे।